तो ठीक है यार, एक और प्रॉब्लम जेड ट्रांसफॉर्म की देखते हैं ज़रा। अभी जो लास्ट वाला वीडियो जो हमने देखा था उसमें क्या क्या देखा था, एक सिग्नल लिया था जिसमें मतलब राइट साइडेड सिग्नल था, उसका जेड ट्रांसफॉर्म सिंपली कैलकुलेट किया और उसका आरओसी कैलकुलेट किया। उसके बाद में हमने समझा राइट साइडेड सिग्नल क्या है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल क्या है और फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल क्या है। फिर हमने देखा कि राइट साइडेड सिग्नल जो होता है उसका आरओसी किस तरह का दिखता है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल जो होता है उसका आरओसी किस तरह का दिखता है, राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड सिग्नल इनका मतलब क्या है, ठीक है। और फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल जो होता है उसका आरओसी जो है वो कैसा दिखता है ना। अभी देखे तो जैसे एक बार समराइज़ कर देता हूँ उनको कि कोई भी सिग्नल आपके पास दिया हुआ है एक्स एन, है ना, तो उसके साथ में यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, उस एक्सप्रेशन के साथ में अगर यू ऑफ एन प्लस एन नोट इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन अगर साथ में यू मतलब यूनिट स्टेप जो है वो इस फॉर्म का मतलब जिसमें एन का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो वो वाला चिपका हुआ है, तो वो सिग्नल जो है वो राइट साइडेड सिग्नल होगा, है ना। राइट साइडेड सिग्नल का मतलब है कि वो किसी एक पर्टिकुलर एन इक्वल टू एन नोट से शुरू होगा, ठीक है ना। एन नोट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। अगर एन नोट पॉजिटिव हुआ तो इधर से इधर की तरफ जाएगा, मतलब वो सिग्नल जो है कुछ इस तरह का सिग्नल होगा, इस डायरेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट होने वाला, है ना। मतलब किसी एक पर्टिकुलर फिक्स एन से शुरू होगा और एन टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस सिग्नल को बोलेंगे राइट साइडेड सिग्नल। और इस तरह का जो सिग्नल होता है इस साइड मतलब जिसके साथ में इस तरह का मतलब कोई भी राइट साइडेड सिग्नल होता है उसका आरओसी जो है वो मोड जेड ग्रेटर देन आर टाइप का आरओसी होता है, ठीक है। ऐसे ही एक सिग्नल देखा था हमने, ये कौन सा सिग्नल है, ये राइट साइडेड सिग्नल है, ठीक है ना। ऐसे ही एक लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, जैसे मान लो एक्स ऑफ एन ही है कोई, है ना, और उसके साथ कोई एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन के साथ में यू ऑफ माइनस एन प्लस माइनस एन नोट की टर्म है, ठीक है ना। इस तरह का कोई सिग्नल है। अब देखो यू ऑफ एन जो ये इसको राइट साइडेड क्यों बोलते हैं एक बार समझ लो। यू ऑफ एन प्लस एन नोट जो सिग्नल अपने आप में होता है वो किसी एन नोट एन इक्वल टू एन नोट से एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक्सप्रेशन जो इसके साथ में है अगर ये फॉर एवरी एन मतलब ये जो है ये वाला एक्सप्रेशन अगर पूरे एन के लिए एग्जिस्ट कर रहा है मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए, तो अगर इस सिग्नल को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंस यू ऑफ एन प्लस एन नोट एन माइनस एन नोट जो है वो इस एक्सप्रेशन से आगे की तरफ इस पॉइंट से आगे की तरफ सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है, उससे पहले वो जीरो होता है। तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे पहले ये पूरे सिग्नल को जीरो कर देगा, तो ये सिर्फ राइट साइड में एग्जिस्ट करेगा, है ना। ऐसे ही अगर मान लो इस तरह का एक्सप्रेशन देखें, इस तरह का, इसको लेफ्ट साइडेड सिग्नल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लेफ्ट साइडेड सिग्नल? क्यों? क्योंकि इसमें यू ऑफ एन माइनस एन नोट जो होता है ये वाला यू ऑफ माइनस एन प्लस माइनस एन नोट ये कि एक किसी पर्टिकुलर एन इक्वल टू एन नोट ये पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग अपन इधर से शुरू हो रहा है कि, है ना, इधर से इस पर डिपेंड करता है। तो ये वाला सिग्नल जो होगा ये लेफ्ट साइडेड बोलेंगे क्योंकि ये अपने आप में एन माइनस एन नोट इससे इधर में जीरो होता है, तो ये इस एक्सप्रेशन का जो ये वाला हिस्सा रहेगा ना उसको उस पर कट मार देगा, उन्होंने उसको भी जीरो कर देगा, है ना। तो ये सिग्नल सिर्फ लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा, है ना, एन इक्वल टू एन से माइनस इन्फिनिटी की ओर में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट साइडेड सिग्नल। और जो लेफ्ट साइडेड सिग्नल होता है उसका मैंने बोला था आरओसी जो है वो मोड जेड लेस देन आर टाइप का दिखता है। ऐसे ही एक फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल होता है, ये जैसे दे रखा है। अब ये वाले सिग्नल देखो यहाँ से कोई फाइनाइट पॉइंट से शुरू हो रहा है लेकिन वो पूरे इन्फिनिटी की तरफ है ना। ऐसे ये वाला किसी एन से शुरू होकर पूरे माइनस इन्फिनिटी की तरफ है, तो ये वाला राइट लेफ्ट साइडेड ये राइट साइड। अब वो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है। फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल का मतलब वो एन की पर्टिकुलर रेंज में एग्जिस्ट करेगा। और जब भी कोई फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल होता है तो उसके बारे में मैंने बोला था उसका आरओसी कैसा दिखता है और उसका जेड एक्सप्रेस जेड ट्रांसफॉर्म जो कैलकुलेट करेंगे उस पर डिपेंड करेगा ना। आरओसी मतलब एंटायर जेड प्लेन होता है उसका, लेकिन आरओसी में जीरो इंक्लूड हो सकता है नहीं भी हो सकता, इनफाइनाइट इंक्लूड हो सकता है नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है एक्सप्रेशन के ऊपर, है ना, इस पे एक्स एन पे डिपेंड करता है। जैसे ये फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, अभी इसका आरओसी जो है एंटायर जेड प्लेन आना चाहिए, तो वो कैलकुलेट करते हैं एक बार, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका जेड ट्रांसफॉर्म का यूनिवर्सल कैसे कैलकुलेट करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म? वही सिंपल एन वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड की पावर माइनस एन, है ना। तो एक्स ऑफ एन क्या दिया हुआ है यहाँ पे एक की पावर एन, तो एक की पावर एन दिया हुआ तो इसको एक की पावर एन यहाँ डाल दो। अब सिंस एक की पावर एन अपने आप में देखो एक्स एन सिग्नल कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, एन जीरो से लेके एन माइनस वन तक, मतलब उसमें एन सैम्पल्स हैं, है ना, उसके एन जीरो डालोगे वन डालोगे टू डालोगे एन नंबर ऑफ सैम्पल्स है ना। तो इसका लिमिट लगा दो आप जीरो से कहाँ तक एन माइनस वन तक। अब इस एक्सप्रेशन को खोलो तो पुट करो ये सारा चीज़ें, तो पहला एक्सप्रेशन आएगा वन, एन जीरो डालोगे तो दूसरा एक्सप्रेशन आएगा ए जेड इनवर्स प्लस ए जेड इनवर्स का
होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। और ये कब तक चलेगा, ये देखो ध्यान रखना, ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ एन तक जा रहा है ना, n-1 तक। तो लास्ट का एक्सप्रेशन जो इसमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, a की पावर a z इनवर्स की पावर n-1। तो कुल मिला के इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है, 0 से n-1 तक टोटल n नंबर ऑफ सैंपल्स है ना। और ये n नंबर ऑफ सैंपल्स है, तो इसमें देखो ये वाली जो सीरीज़ बन रही है ना, ये सीरीज़ एक जीपी है। जैसे इसको इससे डिवाइड करो a z इनवर्स, इसको इससे डिवाइड करो a z इनवर्स, इसको इससे डिवाइड करो a z इनवर्स, है ना। तो इसमें a कितना है 1, और क्या बोलते हैं r कितना है, क्योंकि ये कोई भी जीपी का सम करने के लिए हमको क्या चाहिए, उसका फर्स्ट टर्म चाहिए और साथ में उसका कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस ये और ये वाला है। तो जब भी इस तरह का कोई फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स किसी जीपी के अंदर होते हैं, तब उसका जो एक्सप्रेशन का सम होता है, ये क्या है x ऑफ z, तब उस एक्सप्रेशन का या फिर उस जीपी का जो सम होता है वो क्या होता है, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है ना। तो इसको अंदर पुट कर दो, a कितना है 1, तो ये कितना होगा 1 माइनस a z इनवर्स की पावर n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, n-1 मत डाल देना, इसमें n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, अपॉन 1 माइनस z इनवर्स a z इनवर्स, ठीक है। अब इसको जरा देख लो, एक बार खोल लो, इसका आरओसी पता करना है ना। आरओसी पता करने के लिए अब देखो यहाँ से तो कोई, ये जो जीपी का सम है ना, इसमें आर की ऐसी कोई कंडीशन जो है सच नहीं आती है निकल के इस सम के अंदर। जैसे इनफाइनाइट जीपी होती है तो हम बोलते हैं कि a अपॉन 1 माइनस आर होता है, और उसमें आर लेस देन मोड ऑफ आर लेस देन 1 कर देते हैं, तो वहाँ से आरओसी अपने आप निकल के आ जाता है, जेड किस जेड के लिए वो कन्वर्स कर रही है। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन देख के बताना पड़ेगा कि किस कौन कौन सा जेड जो है उस एक्सप्रेशन में इंक्लूडेड नहीं है, जब भी फाइनाइट जीपी होगी तब, है ना। तब इस एक्सप्रेशन को अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो, अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा जेड की टर्म्स में लाना पड़ेगा, है ना। तो ये जेड की टर्म्स में लाएंगे तो ये a की पावर n और नीचे जेड की पावर n हो जाएगा, उसको इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा जेड की पावर n, ठीक है, माइनस a की पावर n अपॉन जेड की पावर n। ऐसे ये वाला एक्सप्रेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, z माइनस a अपॉन जेड, ठीक है। इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स थे टोटल। अब ज़रा देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन निकल के आया, अब हम एक प्रॉपर्टी आरओसी का बता देता हूँ। आरओसी जो होती है ना, उसमें कभी भी पोल इंक्लूडेड नहीं होता है ना। तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन जो एक्स ऑफ जेड है, ये एक्स ऑफ जेड एक्सप्रेशन कौन कौन से जेड के लिए नॉट डिफाइंड है उनको एक्सक्लूड कर दो। नॉट डिफाइंड मतलब जहाँ पे ये फॉर्म जो है वो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप की बन रही हो, अनडिफाइंड फॉर्म बन रही हो, है ना। अनडिफाइंड फॉर्म बन रही हो जिस जेड पे, उस जेड को एक्सक्लूड कर देंगे, है ना। जैसे इसमें जेड मान लो 0 डालोगे आप, जेड इस वाले ये वाला एक्सप्रेशन जो है कितना होगा, इसको जेड n-1 कर देना है ना, ये n-1, ठीक है। अब ये वाले एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो z अगर 0 डालोगे तो ये पूरा इन्फिनिटी बनेगा, और z इक्वल टू इसमें n जो है उसको मान लो 1 डालोगे, अगर मान लो n इक्वल टू इस ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाले एक्सप्रेशन का हमें पता करना है ये वाला z ट्रांसफॉर्म कौन कौन से z के लिए डिफाइंड नहीं है ना। तो यहाँ पे पहले तो देखो z देख के इस एक्सप्रेशन को देख के क्या लग रहा है कि एक तो z इक्वल टू 0 डालोगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, है ना, और एक z इक्वल टू a डालोगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा ना। और ये पहला ही ऑप्शन मिलेगा कि आरओसी एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू a, ठीक है। मतलब आरओसी में पोल नहीं होता है ना इंक्लूडेड, तो यहाँ पे तो 2 पोल मिला, एक 0 पे n-1 ऑर्डर का पोल और एक a पे एक पोल मिल रहा है। तो हमको पता है कि आरओसी के अंदर जो है वो पोल्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं, तो ये दोनों जो है वो आरओसी से बाहर होने चाहिए। इसका मतलब आरओसी इसकी होनी चाहिए एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू a, और ये पहला ही ऑप्शन मिलेगा और ये गलत है ना, ठीक है। अब जरा इसके अंदर देखते हैं एक बार क्यों है, क्योंकि इस वाले एक्सप्रेशन में इसमें हमको देखो n जो है वो कुछ भी कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ले सकते, जैसे इसमें मान लो n, ये n सेम n है ना, अलग अलग n नहीं है, बड़ा n है, ये ध्यान रखना है ना। अब इस एक्सप्रेशन में एक बार है ना n इक्वल टू आप 1 लेके देखो, n इक्वल टू 1 लेंगे तो z माइनस a अपॉन जेड माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो z इक्वल टू ए पे पोल दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में z इक्वल टू ए पे पोल इसका है नहीं, ठीक है। अब उसको ऐसे भी एक्सप्रेशन में पता कर सकते हैं कि इस जैसे न्यूमर इसमें टोटल हमको पोल्स और जीरोज अगर इस एक्सप्रेशन के निकालने हैं तो z इक्वल टू 0 पे तो एक पोल है n-1 ऑर्डर का, ठीक है ना। अब z इक्वल टू ए पे भी एक पोल दिख रहा है, लेकिन जीरोज भी एक बार कैलकुलेट करते हैं इसके, है ना। z इक्वल टू ए पे हमको एक पोल दिख रहा है और पोल आरओसी में नहीं होता, इसका मतलब आरओसी एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट 0 और z इक्वल टू ए होना चाहिए। लेकिन z इक्वल टू ए पे एक बार मैं लिख दे रहा हूँ कि z इक्वल टू ए इसका पोल दिख रहा है, सिर्फ ध्यान रखना दिख रहा है, एक्चुअल में है कि नहीं है ना, वो हमको पता करना पड़ेगा,
अब उसके लिए हमको जो है जीरोज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब देखो z इक्वल टू एन इक्वल टू क्या है, a की पावर n, और z ये क्या है, एक n ऑर्डर का पोलिनोमियल टाइप का दिख रहा है, और n ऑर्डर का एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है ना ये z में, तो इसके n नंबर ऑफ रूट्स निकल के आने चाहिए। इस एक्सप्रेशन को अगर जीरो के बराबर किया न्यूमरेटर को, तो इसके n नंबर ऑफ z की जो है n नंबर ऑफ रूट्स निकल के आने चाहिए। अब इसके n नंबर, एक इसमें n नंबर ऑफ रूट्स निकालने, z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z क्या हो, ये क्या होगा, a की पावर n और इसकी पावर में 1/n, ठीक है। और ये वाला जो एक यहाँ पे एक थ्योरम हम कॉम्प्लेक्स की यूज़ करेंगे, डी मोरविस थ्योरम है ना, डी मोइवर थ्योरम करके। डी मोरविस थ्योरम से क्या करते हैं हम, कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन जो होता है ना, कोई भी एक्सप्रेशन जो होता है उसके टोटल नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, रियल प्लस कॉम्प्लेक्स, है ना। जैसे एक्स क्यूब इक्वल टू, जैसे आप 12वीं क्लास में हम पढ़ते थे ना, एक्स क्यूब इक्वल टू -1 के कितने रूट होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो थे वो कॉम्प्लेक्स रूट निकल के आते थे, वो किससे निकालते थे, इस डी मोरविस से ही तो निकाला करते थे, ठीक है। वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लेगा। डी मोरविस थ्योरम क्या बोलती है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है a ग्रेटर देन 0, है ना। a ग्रेटर देन 0 का मतलब a जो है वो रियल एक्सिस पे लाई करता है कहीं पे, और रियल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर वो ऐसे होगा ना 1 + j0 टाइप का, और 1 + j0 टाइप का अगर कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो उसको हम e की पावर में लिखे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a e⁻j0, है ना, या फिर a सिंपली हो जाएगा वो, ठीक है, a सिंपली हो जाएगा। अब साथ में a, अब डी मोरविस क्या बोलती है उसमें टोटल में e⁻j2πk/n, इसके जो टोटल एक्सप्रेशन निकल के आएगा हमारे पास में वो कितना निकल के a e⁻, ये वाला एक्सप्रेशन निकल के आएगा ना, और इसमें k वेरी फ्रॉम 0 1 2 से n-1 तक, तो यहाँ से इसके टोटल l नंबर ऑफ पोल्स निकल के आएंगे। अब इसमें k जो है वो जैसे जैसे डालोगे आपको जो है वो पोल्स निकलते हुए जाएंगे, ये z का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ से, मतलब k इसके टोटल कितने नंबर ऑफ पोल्स निकल के आएंगे, n नंबर ऑफ पोल्स, n नंबर ऑफ जीरोज, रूट्स कुल मिला के, है ना, जीरोज निकाल रहे हैं हम तो रूट्स निकल के आएंगे इसके। अब देखो इसमें पुट करो, k इक्वल टू 0 पुट करो, तो एक पहला एक्सप्रेशन जो मिलेगा, पहला इसका जो रूट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो सिंपल k इक्वल टू 0 ये 1 हो जाएगा, तो सिंपली z1 इक्वल टू 1 मिलेगा। अब k इक्वल टू 2 डालो, k इक्वल टू 1 डालो तो क्या आएगा, a e⁻j2π/n, है ना। अब n आपको वेरी कर करके इसमें अलग अलग रूट्स जो हैं आपके निकलते जाएंगे। एक तो ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक मतलब 0 इसका यहाँ पे निकल के आएगा, फिर और 0 निकालोगे तो इसमें k डालते जाओ आपको जीरोज मिलते जाएंगे, ठीक है ना। ये जो a है ना, इसको आप a e⁻j2π भी लिख सकते हो, है ना, ये रियल एक्सिस पे है ना तो 2π एक्सप्रेशन है। तो ये वाला जो टोटल इसके जो जीरोज निकल के आएंगे, इस वाली एक्सप्रेशन में k डालते जाओ आपको जीरोज सारे मिलते जाएंगे, ठीक है। अब इनमें देखो एक जीरो जो मिले ना वो z इक्वल टू a पे मिला, और एक पोल हमको z इक्वल टू a पे मिला, तो इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे, इन दोनों को एक साथ अगर n किसी n इक्वल टू 1 पे देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब z इक्वल टू a जो है ना, z इक्वल टू a पे इस एक्शन का z ट्रांसफॉर्म का कोई भी पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, और सिंस z इक्वल टू a पे कोई पोल नहीं है तो z इक्वल टू a जो है वो ROC के अंदर इंक्लूड होगा, है ना। तो ROC में कौन सा पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ z इक्वल टू 0 वाला, ठीक है। z इक्वल टू 0 पे n, ये n कितने ऑर्डर का पोल है, n-1 ऑर्डर का पोल है, n-1 ऑर्डर का पोल है, तो ये वाला ROC के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा। तो हम जैसे पढ़े थे कि कोई फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल होता है, उस फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल का जो z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं, उस z ट्रांसफॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग जो ROC निकल के आती है वो एंटायर z प्लेन निकल के आती है ना। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन क्या है, पोलिनोमियल टाइप का है, तो ये हर z के लिए वैलिड है, लेकिन उस z को छोड़ के जिसमें डिनोमिनेटर 0 बन रहा हो, क्योंकि पोलिनोमियल की डेफिनेशन ही क्या होती है, p/q की फॉर्म में हो, बस q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो तभी डिफाइन होता है। तो यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 वाले पॉइंट जो है उनको हटा देना है बस, तो उसमें z इक्वल टू 0 ये बस, इसमें ट्रिक वाला यही था कि z इक्वल टू a जो है ना वो पोल z a पे इसका किसी भी ऑर्डर का पोल नहीं है, ध्यान रखना। दिख रहा है भले ही पोल है डिनोमिनेटर के अंदर, लेकिन n इक्वल टू 1 डालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, वो रिडंडेंट है टर्म। तो ठीक है, ये इसका ROC जो निकाल के आएगा इस एक्सप्रेशन का, वो क्या निकल के आएगा, एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल टू 0, है ना। z इक्वल टू 0 क्यों इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि z इक्वल टू 0 पे पोल है n-1 ऑर्डर का, ठीक है। तो ये एक अब ये पिछले दो वीडियो के अंदर अभी हमने समझ लिया राइट साइडेड सिग्नल उसका ROC कैसा दिखता है, लेफ्ट साइडेड सिग्नल उसका ROC कैसे दिखता है, और साथ में एक फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल तो उसका ROC कैसे दिखता है, ठीक है। अभी इसी के बाद में
कुछ कुछ इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जेड ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में कुछ कुछ एक्सप्रेशन जो है मतलब याद तो करने का कुछ भी नहीं है, वो जो लाप्लास वगैरह की प्रॉपर्टी है वही जेड की प्रॉपर्टी होती है, वही फोरियर की प्रॉपर्टी होती है ना। बस ये पता करना है कि डिफरेंस क्या है थोड़ा बहुत, मतलब कुछ एक दो प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है, कुछ भी नहीं होता और बाकी तो ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन के बाद इनर्स जेड ट्रांसफॉर्म वाला शुरू करते हैं अगले वाले के अंदर। इस वाली वीडियो के लिए धन्यवाद।